हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस का टॉप 175 ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का यह वीडियो फाइनल एग्जाम का क्विक रिवीजन वीडियो है, अतः इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बुलाया गया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों याद रखिएगा, कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी वैसे संसाधन जिसको प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे तमाम संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। दोस्तों याद रखिएगा, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये तमाम ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होते हैं, यानी वैसे संसाधन जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तमाम संसाधनों को हम लोग पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो दोस्तों, डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था का संबंध है वो संसाधनों को अनियोजित विदोहन से है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। उसके बाद में अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बहुत बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया है, तो बता दीजिएगा कि सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि मरुस्थलीय मृदा यानी मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है। दोस्तों याद रखिएगा, मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है ना वो राजस्थान में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, मेढक के प्रजनन दर को नष्ट करने वाला रसायन को हम लोग एंड्रीन रसायन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब एंड्रीन रसायन हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। आसान भाषा में कहे तो सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है या लेटेराइट भी होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब रेगुर या लेटेराइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल भूगोल से लिया गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थितियों के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थितियों के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब नीला ग्रह हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे बोला गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही कहना था कि देश के जितने भी बांध हैं ना, ये सभी को भारत का मंदिर कहने वाले व्यक्ति का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उसके बाद में अगला सवाल है, धन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है। दोस्तों धन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है ना ये 20.60% है। क्वेश्चन का सही जवाब 20.60% हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्रों में ही वन का ज़्यादातर फैलाव देखने को मिलता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 60.11% हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल के माध्यम से पूछा गया है, किसी राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आसान भाषा में कहें तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का जो फैलाव है ना वो सबसे ज़्यादा है, वन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, जिसे शॉर्टकट में एमपी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उसके बाद में कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है, यानी वन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 3 वर्गों में हो जाएगा, सघन वन, अत्यंत सघन वन और एक होता है झाड़िया।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि सन 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि के परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पे 26,200 हो जाएगा, यानी सन 1951 से लेकर यदि सन 1980 तक हम जाएंगे तो लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन का जो क्षेत्र था ना, एक कृषि भाग भूमि में परिवर्तित हो गया है, बदल दिया गया है। इसके बाद में अगला सवाल कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान की धारा 21 का जो संबंध है ना, ये वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। दोस्तों एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार सन 1948 ईस्वी में लगभग 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देख लीजिए कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। बोला गया है 1 टन इस्पात बनाने में लगभग जो मैग्नीज का उपयोग किया जाएगा ना, ये कितना उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम जो है वो मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब 10 किलोग्राम हो जाएगा। है दोस्तों, इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 19 कह रहा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि टेक्सोल एक रसायन जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग कौन से कार्यों में करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चीर नामक एक पौधा पाया जाता है जिसके पत्ती शाखा तथा तनाव से एक टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के उपचार में कारगर सिद्ध होता है। तो सवाल में बोला गया है टेक्सोल का उपयोग किस रोग को दूर करने में किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि सर कैंसर के उपचार में टेक्सोल का जो इस्तेमाल है ना, ये काफ़ी ही कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। क्वेश्चन 20 कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में लगभग 200 खनिज पाए जाते हैं। कितने छात्र एवं छात्राओं को लगता है कि क्वेश्चन का सही जवाब 100 खनिज होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में बोला गया है किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है। तो दोस्तों लौह खनिज यानी लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी मानी जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब लोहा हो जाएगा, जिसका सांकेतिक चिन्ह Fe यानी फेरम होता है, जिसका परमाणुओं की संख्या 26 होती है। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है लौह अयस्क एक प्रकार है। तो दोस्तों लौह अयस्क जो है ना, ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये लोहा के 3 अयस्क होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको खोजना होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या सिडेराइट, ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जो लोहा का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा आगे है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है। अगला सवाल बोला गया है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत जो है वो लौह अयस्क का उत्पादन करता है। तो ये हो जाएगा 20%। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 में बोला गया है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। क्वेश्चन का सही जवाब 3य स्थान हो जाएगा, यानी 3रा स्थान हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 में बोला गया है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों मैग्नीज का जो उत्पादन है ना, भारत के वो कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो वैसे राज्य का नाम है उड़ीसा, और इसी सवाल को बोला जाएगा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आप बोलेंगे सर खनिज का। उसके बाद में है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा,
एल्युमिनियम के भी 3-4 अयस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया और क्रायोलाइट हो गया। यानी एल्युमिनियम के भी 3 अयस्क होते हैं। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब बॉक्साइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है। तो दोस्तों देश में तांबे का जो कुल भंडार है ना, ये 125 करोड़ टन है। क्वेश्चन का सही जवाब 125 करोड़ टन हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। क्वेश्चन का सही जवाब चूना पत्थर हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे खनिज तेल का जो भंडार है ना वो सबसे बड़ा है। तो उस राज्य का नाम है असम, चूँकि भारत के असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खनिज तेल का जो भंडार है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद में है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अतः ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों भारत में तारापुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे पहला परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं कि कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि यदि इसका हम लोग अगर फिर से उपयोग में लाने चाहेंगे, यानी कोयला को बनाना चाहेंगे ना, तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने में हमें करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। अतः ऐसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है वो विद्युत होगा। क्वेश्चन का सही जवाब विद्युत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। दोस्तों सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये तमाम ऊर्जा जो है ना ये गैर पारंपरिक स्रोत नहीं होते हैं बल्कि होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला सवाल है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। दोस्तों गोंडवाना समूह में कोयले का जो निर्माण हुआ था ना ये 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 20 करोड़ वर्ष पहले हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल कहता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत में कोयला का उत्पादन करने में जो सबसे पहला राज्य है वह है झारखंड। क्वेश्चन का सही जवाब झारखंड हो जाएगा। उसके बाद में है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है। आप सभी को हम बता ही दिए हैं, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये कोयला के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से जो सबसे उत्तम कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब एंथ्रासाइट हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। उसके बाद में बोला गया है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि खनिज तेल हेतु ही मुंबई हाई प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे खनिज तेल का बहुत बड़ा कारखाना है जिसके कारण मुंबई हाई प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में स्थापित किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब डिगबोई हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। दोस्तों प्राकृतिक गैस जो है ना ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब पेट्रोलियम हो जाएगा। उसके बाद में है कि भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पे अवस्थित है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना ये सतलज नदी पर है। तो क्वेश्चन का सही जवाब सतलज नदी हो जाएगा। उसके बाद में कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम जो है ना वो तुंगभद्रा है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि सर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम तुंगभद्रा है। उसके बाद में कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा जिला है। तो दोस्तों बिहार का एक सुप्रसिद्ध जिला समस्तीपुर है,
जो ताप विद्युत केंद्र का सबसे सटीक उदाहरण बनता है। उसके बाद में कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये भी सवाल बहुत बार देखने को मिला है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वो जादूगोड़ा है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 45 कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह के बारे में बात करेंगे ना, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब तारापुर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 46 कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों भारत की राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पे सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों आसान भाषा में कहे तो वैसे संसाधन जो मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाई जाती है, जो मनुष्य नहीं बना सकता है, जो प्रकृति के माध्यम से बनाई जाती है, ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा के माध्यम से बनाई जाती है, तो ऐसे तमाम संसाधनों को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जल, मिट्टी, वायु, ये तमाम के जो तमाम संसाधनों का नाम हम बता दिए हैं, ये तमाम के तमाम प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला सवाल है सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा खनिज जो है ये सबसे कीमती संसाधन है। उसके बाद में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। दोस्तों खनिज तेल एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार जो है वो सीमित है। उसके बाद में है कि कौन जल मछलियों के अतिरिक्त के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। कौन जल मछलियों के अतिरिक्त में अस्तित्व में खतरा में डाल सकता है। तो दोस्तों दूषित जल जो है ना ये मछलियों के जीवन को नष्ट कर सकता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब दूषित जल हो जाएगा। उसके बाद में ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा ये तमाम संसाधन जो है ये अनवीकरणीय संसाधन नहीं बल्कि नवीकरणीय संसाधन होते हैं, साथ ही ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी होते हैं। उसके बाद में सागर तट से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र समुद्री किसी क्षेत्र देश की राष्ट्रीय संपदा होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 192 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जाएगा समुद्र तट से कितने किलोमीटर क्षेत्र, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र किसी देश का राष्ट्रीय आर्थिक संपदा मानी जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 200 NM हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 200 NM हो जाएगा। उसके बाद में काली मिट्टी का दूसरा नाम, काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा काली मिट्टी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में है और इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या लेटेराइट होता है। उसके बाद में है कि प्रायः द्वीपीय की नदी घाटी कौन सी नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। दोस्तों प्रायः द्वीपीय में जो नदी घाटियों में जो मिट्टी मिलती है ना ये जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पे जाके भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही सभी सेट का स्टडी मटेरियल के साथ साथ PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए मैट्रिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।